ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना है सबनेट मार्क्स। ठीक है, सबनेट मार्क्स को समझना आसान है अगर आप बिट्स समझ रहे हो। ठीक है, बिट्स काइंड ऑफ मैंने लास्ट टाइम पे हमने जो डिस्कशन किया था उसमें मैंने समझाया था कि एक बिट में पॉसिबल वैल्यू कितनी आ सकती है, दो बिट में कितनी आ सकती है, ये सब बताया था मैंने। ठीक है, और मैंने आईपी में भी आप लोगों को समझा रखा है कि आईपी का हर एक ऑक्टेट कितने बिट के साथ काम कर रहा होता है टोटल। ये पूरा जो एक ऑक्टेट होता है, ये एक ऑक्टेट कितने बिट का होता है? तो 8 बिट का होता है। और 8 बिट में आपको पता है कि 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। 256 कैसे आया ये? जीरो से लेकर के 255 तक की वैल्यू को हम 250 काउंट करते हैं। ठीक है, तो इस 8 बिट का बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए आयना ने एक पूरा मेथड डिफाइन किया है। ठीक है, जिन्हें हम पावर वैल्यूज से भी डिनोट करते हैं। वो पावर वैल्यूज कौन सी हैं? अगर आप यहाँ देखोगे तो वो है 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। ठीक है, इन वैल्यूज से ही बाइनरी कन्वर्ट होता है, बट इनको फिर कन्वर्ट किया जाता है इसमें 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी थोड़ी बहुत ही, सही आती है ना? अब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर इन द सेंस 0 to 255 में ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं होगा जो इनके सम से ना बना हो। ठीक है, इनमें से वैल्यूज ही यूज होंगी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो आप ये 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1 देखते हो नेटवर्क में, कोई भी नंबर लो, जैसे मैंने लिखा 192, तो 192 का बाइनरी कैसे बनता है? किस किस वैल्यू को प्लस करने से 192 कंप्लीट हो जाएगा? जो वैल्यू प्लस नहीं हो रही है, जो प्लस हो रही है उनके लिए 1, और जो नहीं हो रही है उनके लिए 0। 192 का बाइनरी मिल गया एज इट इज। अगर मैं आपको कहूं कि 168 का बाइनरी निकालो तो 128, ये प्लस होगा। अब ये प्लस करेंगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, तो इसको 0 कर देंगे। 128 प्लस 32 कितना हो गया? 160 हो गया। अब कितना चाहिए हमें? 8 चाहिए ना? तो ये 0, फिर ये 1 हो गया, फिर ये 0 हो गई, दोनों वैल्यूज। समझ गए यहाँ तक? समझ में आ रहा है? देखो ये वैल्यू फिक्स रहेंगी। आईपी वर्जन 4 के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इसके थ्रू बाइनरी कन्वर्ट ना हो सके। बट आपको ये समझना होगा कि ये 192, 168, 10.12, इसमें हर एक ऑक्टेट डिफरेंटली वर्क कर रहा है। गॉट इट? समझ गए? हर एक ऑक्टेट 8-8 बिट का है, तो इसलिए मैंने 8-8 बिट में एक एक को कन्वर्ट किया है। अभी समझाना इसलिए चाह रहा था कि इससे आपको ये क्लियर होगा। ये जो सबनेट मार्क्स होता है, ये भी क्या होता है? 32 बिट्स का होता है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि क्लास ए में 1 से लेकर के 126 तक की जो सीरीज है, एज अ नेटवर्क पोर्शन डिनोट की जाती है। अगर मुझे इसको रिजर्व करना है, मान लो कि मैंने ये लिख दिया यहाँ पे, मैंने एक आईपी लिखी 10.20.25.60, ये एक आईपी है, क्लास ए की आईपी है। अब इसका मुझे ये पहला वाला ऑक्टेट रिजर्व करना है, और क्यों करना है? क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि क्लास ए में 1 से लेकर के 126 तक रिजर्व है। कंप्यूटिंग सिस्टम ऐसे नहीं समझता है। कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या चाहिए? बाइनरी समझता है ना वो, उसको हर एक चीज का प्रूफ चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं वीडियो भेज रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप के थ्रू आपको एक वीडियो भेजी। व्हाट्सएप आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये वीडियो है, कर लेता है। ठीक है, बीच में ट्रैवल करता है, फिर डेस्टिनेशन पे जाता है, डेस्टिनेशन का व्हाट्सएप जिस डेस्टिनेशन पे चल रहा है वो भी आइडेंटिफाई कर लेता है ये वीडियो है।
सिस्टम ही आइडेंटिफाई कर रहा है, एप्लीकेशन ही आइडेंटिफाई कर रहा है। कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? क्योंकि उस वीडियो का एक सिग्नेचर होता है, डेटा सिग्नेचर जिसे हम कहते हैं। हर टाइप ऑफ डेटा का एक सिग्नेचर होता है, ठीक है? चाहे वो डेटा जेन्युइन हो, चाहे वो मैलिशियस डेटा हो, कोई वायरस हो, हर किसी का एक सिग्नेचर मिलेगा। यही वो सिग्नेचर्स होते हैं जिनकी बेस पे आइडेंटिफाई कर लेता है सिस्टम कि ये डेटा मैलिशियस है, सस्पिशियस है या नहीं है, ठीक है? अब जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनके पास यही सारे सिग्नेचर्स होते हैं, और जिसके पास सबसे अपडेटेड सिग्नेचर्स आते हैं वो कंपनी टॉप मानी जाती है, जिसका एग्जांपल बेस्ट है पालो अल्टो, फायरवॉल की बहुत बड़ी कंपनी। उसके पास सबसे प्लस पॉइंट क्या है, वो इतना सेल क्यों होती है कि मार्केट में सबसे अपडेटेड सिग्नेचर्स रखती है। कोई भी मैलिशियस कोड आता है उसका सिग्नेचर निकाल लेती है उसकी टीम जो है। तो उससे आइडेंटिफाई हो जाता है भाई ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मैलिशियस एप्लीकेशन है, मैलिशियस आपका ऐप है, ईएक्सी फाइल है, एपीके फाइल है, पता लग जाता है उसे सिग्नेचर से ही। समझ गए? तो मैं समझाना ये चाह रहा था कि सिस्टम को प्रूफ चाहिए। प्रूफ क्या, वहां डेटाबेस में तो सिग्नेचर हो जाता है। आईपी के लिए क्या प्रूफ होगा कि पहला ऑक्टेट रिजर्व है? सबनेट मास्क, वही प्रूफ है, ठीक है? सबनेट मार्क्स में भी हर एक ऑक्टेट 8 8 बिट का ही होता है, और हर ऑक्टेट में 0 to 255 तक वैल्यू लिख सकते हैं। मैंने आपको वैसे रैंडमली बोल दिया कि क्लास ए में कितने बिट रिजर्व होते हैं, सिर्फ 8 बिट। क्लास ए का आईपी एड्रेस ये था। इसकी 8 बिट का रिजर्व करने का मतलब है कि एक ऑक्टेट रिजर्व करना। इस एक ऑक्टेट को फिक्स कैसे कर सकते हैं कि इसके 8 बिट चेंजेबल नहीं है? तो जो भी नेटवर्क पोर्शन होता है वो सबनेट मार्क्स में एज अ कैसे डिफाइन किया जाता है? ऑन बिट। और जो होस्ट पोर्शन होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? ऑफ बिट। इतना समझ रहे हो, ऑन बिट और ऑफ बिट? ये वाला पोर्शन क्या है? नेटवर्क पोर्शन। और ये रिमेनिंग पोर्शन क्या है? होस्ट पोर्शन। अब मुझे ऑन करनी है और 8 की 8 बिट ऑन करनी है, कैसे करेंगे? इसी की, इसकी 8 बिट ऑन करनी है। 8 बिट कौन सी थी भाई, अभी तो बताया मैंने। 128 64 32 16 8 4 2 1। 8 की 8 बिट ऑन करने के लिए क्या करेंगे? सिर्फ ऑन का प्रोविजन बताओ मुझे, बाइनरी भी छोड़ो। यही करेंगे ना? अरे भाई, कोई बिट ऑन है तो उसके लिए 1 लिखते हैं, और जो ऑफ बिट होती है उसके लिए 0 लिखते हैं। तो ये 8 बिट हमने ऑन कर दी। इन सब का टोटल सम क्या होता है? काउंटिंग में 255, टोटल सम निकालेंगे 255 ही हो। 256 उसमें जीरो को इंक्लूड करके, यहाँ 255 हो गया। इसके लिए हमने क्या लिख दिया? 255। ये सब क्या है? ऑफ बिट। ऑफ बिट के लिए एक ऑक्टेट के लिए क्या लिखा जाएगा? 0 0 0। इसके बाद क्या आएगा? 0। इसके लिए भी सेम है तो इसके लिए भी 0, और इसके लिए भी 0। तो इसलिए क्लास ए का कोई सा भी आईपी एड्रेस ले लो यहाँ से यहाँ तक, उसका प्रूफ अगर लिखोगे, सबनेट मार्क्स लिखोगे, तो 8 बिट रिजर्व करने के लिए 255, ठीक है? फिर .0 .0 .0। समझ में आया या नहीं अभी बताऊंगी? समझ गए? मैं बाइनरी लेवल पे जाके आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे चीजें कि एग्जैक्टली क्यों मांग रहा है ये सब में। ओके, एज इट इज क्लास बी में कहते हैं कि पहला ऑक्टेट रिजर्व है जितनी भी वैल्यूज के साथ हो, और दूसरा ऑक्टेट भी एज अ नेटवर्क पोर्शन रिजर्व है। तो अगर मैं ये आईपी लिख रहा हूं, इसमें कितने पोर्शन नेटवर्क पोर्शन है? ये वाला पोर्शन। इस एक ऑक्टेट के लिए अब सारी बिट रिजर्व करनी है तो क्या लिखेंगे? 255। फिर अगले के लिए 255, क्योंकि ये भी बिट आ गई। उसके बाद बाकी की 16 बिट होस्ट है तो ये 0 और ये 0। तो क्लास बी में 128 से लेकर के 191 तक कुछ भी लिखो, सबके लिए 255.255.0.0 सबनेट मार्क्स में ये लिखो, ठीक है? और एज इट इज क्लास सी में 3 ऑक्टेट रिजर्व होते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक इन सब वैल्यू को रिजर्व और फिक्स डिफाइन करने के लिए इंटायर नेटवर्क के अंदर ये फिक्स रहेंगी, ये बताने के लिए हमें ये वाला सबनेट मार्क्स मेंशन करना पड़ेगा।
इसी वजह से आप सबनेट मार्क्स, अगर मैं अपनी आईपी भी दिखाऊं तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि इसके साथ ये वैल्यू लिखी हुई है, दिख रहा है? आईपी है मेरा 192.168.1.53 और उसका सबनेट मार्क्स 255.255.255.0। क्यों? 3 ऑक्टेट को रिजर्व दिखाना था, ऐसा नेटवर्क पोर्शन डिफाइन करना था। समझ में आ गया? अब इसी सबनेट मार्क्स में चेंज करने से होस्ट और नेटवर्क में फर्क पड़ता है। ठीक है? कैसे फर्क पड़ेगा? एग्जाम्पल लेते हैं हम। मैंने कहा कि एक आईपी है 10.0.0.1, इसका सबनेट मार्क्स क्या होगा? 0। ये मेरा एक फर्स्ट नेटवर्क हो गया। मुझे सेकंड नेटवर्क लिखना है। बताओ क्या लिखा जाएगा? 10 है तो मैं 9 लिख सकता हूँ या 11 लिख सकता हूँ, सेम नहीं लिख सकता ना? तो अगली वैल्यू में मुझे 11.0.0.0 लिखना पड़ेगा। ये दूसरा नेटवर्क का आईपी हो गया एक। इसका सबनेट मार्क्स भी ये सेम रहेगा। और हुआ भी तो इसी की वजह से ना, ये 255 था, ये 255 था, इसलिए यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है। अगर मैं यही 255 इधर शिफ्ट कर दूं तो, मतलब यहाँ पे भी रख दूं तो मुझे 10 को यहाँ 10 ही रखने की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे अगली वैल्यू में वैल्यू चेंज करने का से मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। यही सबनेटिंग होती है। अब मान लो कि मैंने फर्स्ट नेटवर्क ये लिखा है 10.0.0.0, ठीक है? सबनेट मार्क्स विद दिस सबनेट मार्क्स। तो अब मैं यहाँ पे एक माइनर सा चेंज क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है? तो अब सेकंड नेटवर्क में मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं कहाँ से चेंज कर सकता हूँ? 10 को एज इट इज 10 ही रहने देते। अब मैं 0 था, यहाँ पे 1 कर दिया, चेंज हो गया। रीजन क्या था चेंज होने का? नेटवर्क चेंज हो गया है। अगर मैं सबनेट में यहाँ 0 लिख दूं तो ये सेम, ये दोनों एक ही नेटवर्क के आईपी हो जाएंगे। ठीक है? यहाँ पे भी मैं 0 और यहाँ पे भी मैं 0 लिख दूं, इसकी बजाय मैं यहाँ पे 0 लिख देता और यहाँ पे 0 लिख देता, तो ये स्टिल अभी सेम नेटवर्क होते। लेकिन 255 लिखा हुआ है तो इसकी वजह से क्या है, ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क हो गए हैं। आ रहा है समझ में आप? ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो सबनेट मार्क्स में मुझे इतना ही समझाना था। बाकी अब दोबारा से इसको और अच्छे से समझेंगे। समझेंगे क्या मतलब, इस पर टास्क परफॉर्म करेंगे, सबनेटिंग करके देखेंगे आगे। ये सब मैंने कल समझा दिया था, कल की क्लास में ये क्लियर हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें पढ़ना है रिजर्व। आपने शायद नोटिस नहीं किया, या आप लोगों को पूछ लेना चाहिए था कि सर आईपी तो आपने बताइए कहाँ से शुरू होगी। मैंने क्या बताया था? नंबर एक 8 बिट में कहाँ से नंबर शुरू होता है? 0 से कहाँ तक? 255 तक। तो ये 0 से 255 में मैंने 0 यहाँ पे लिखा क्यों नहीं स्टार्टिंग में? हाँ, वो वजह नहीं है। अच्छा चलो वो भी छोड़ो। 1 के बाद 126 तक हो गया, तो इसका अगला नंबर 127 होना चाहिए था, 128 क्यों लिखा? ऐसी बहुत सारी आईपीस रिजर्व है, आप नोटिस करोगे तो लास्ट का आईपी एड्रेस भी पूरा कंप्लीट नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं, वो प्राइवेट नहीं है, वो तो डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जो रिजर्व लास्ट वाला। ठीक है? तो यही सब चीजें पढ़नी है आपको यहाँ पे। तो कुछ एड्रेसेस जो रिजर्व है उसमें से यहाँ डिफाइंड है। अब इनका रोल समझने के लिए थोड़ा सा मुझे प्रैक्टिकल समझाना पड़ेगा, जस्ट वन। ये कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी मुझे। ये पैकेट ट्रेसर है, कल इंस्टॉलेशन इसका करवा दिया था मैंने। ठीक है? अब मैं एक छोटी सी लैब बना रहा हूँ इसमें, और जो भी मैं इस पे करने वाला हूँ ये आगे चल के आप पढ़ोगे ही, सीखोगे ही, तो अभी आप मत पूछना इसके बारे में। ठीक है? बस इतना बता देता हूँ, एक लैन नेटवर्क में बना रहा हूँ ताकि कुछ यूजर्स को मैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा सकूँ।
ये सब आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। मैं अभी राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, ठीक है? गेटवे बनेगा वो हमारा, और एक डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। नेटवर्क का एक रूल है, आप कोई भी सिंगल रिक्वेस्ट जनरेट करते हो, इस रिक्वेस्ट के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। कौन-कौन सी? आईपी, मैक और पोर्ट नंबर। तो कंप्लीटली मैं बताऊं तो उसमें क्या-क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए सोर्स आईपी, ठीक है? फिर डेस्टिनेशन आईपी, 2 डिटेल ये चाहिए। फिर तीसरी सोर्स मैक एड्रेस, चौथी डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, ठीक है? मैं इस पीसी के थ्रू अभी एक रिक्वेस्ट जनरेट करने वाला हूँ। वो कौन सी रिक्वेस्ट है? डीएचसीपी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट इन द सेंस कि जब भी आप नेटवर्क में कनेक्ट करते हो, आपका पीसी ऑटोमेटिकली एक रिक्वेस्ट जनरेट करके भेजता है। रिक्वेस्ट का मतलब है डेटा फॉरवर्ड कर रहा है ना? रिक्वेस्ट का मतलब एक पैकेट जनरेट कर रहा है ना, और राउटर की तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, लेकिन उसे अभी कुछ भी नहीं पता है। कुछ भी नहीं पता होने का मतलब है वो आईपी की ही रिक्वेस्ट कर रहा है, और पैकेट जाने की कंडीशन ये है कि आईपी मैक पोर्ट नंबर चाहिए। अब उसके पास आईपी तो होगा नहीं। देख लो भाई, यहाँ अगर मैंने पैकेट जनरेट किया, अब कायदे से देखो तो इस पीसी का कोई अपना इंडिविजुअल आईपी एड्रेस है? इस पे कोई आईपी एड्रेस लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है आईपी एड्रेस में? नॉट सेट लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है ना? हाँ, मैक एड्रेस इसके पास अपना होगा, क्योंकि मैक एड्रेस तो पहले से ही रहता है डिवाइस पे एनआईसी कार्ड में। तो एक चीज हमें मिलेगी, कौन कौन सी डिटेल है इसके पास? सोर्स मैक एड्रेस नहीं है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं है, सोर्स मैक सॉरी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस नहीं है, सोर्स मैक एड्रेस है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी नहीं है। सोर्स का पोर्ट नंबर, सर्विस पता होती है अपने आप। सर्विस पता है तभी तो आईपी की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है। तो पीसी को बस इतना पता है कि वो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है? डीएचसीपी की। और वो क्लाइंट है ये भी पता है, और किसको एक्सेस करने की कोशिश, किसको रिक्वेस्ट कर रहा है? सर्वर को एक्सेस कर रहा है ये भी पता है। तो सोर्स पोर्ट नंबर क्लाइंट का होगा, और सर्वर पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा, जो राउटर का पोर्ट नंबर होगा, ठीक है? जो सर्विस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। डीएचसीपी के अंदर सोर्स का पोर्ट नंबर होता है 67, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है 68। क्लाइंट का पोर्ट नंबर 67 और सर्वर का पोर्ट नंबर 68। समझ गए? ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट ऐसी जनरेट करेगा। तो बताना मैं ये चाहता था कि जब कोई पीसी आईपी की रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है, जब उसके पास अपना आईपी एड्रेस नहीं होगा, तो वो क्या यूज करेगा ऐसे टाइम पे? सोर्स आईपी में क्या यूज करेगा? डिफॉल्ट आईपी एड्रेस। इसका सीधा मतलब ये है, नेटवर्क के अंदर कोई भी पीसी अगर रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है और उसके पास अपनी आईपी बेस आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है, तो वो डिफॉल्ट 000 आईपी एड्रेस यूज कर लेगा। इसको ऐसे एग्जांपल से समझ लो, आप गए, मान लो एप्पल के ऑफिस में गए, आप विजिटर हो, तो आपका वो आई कार्ड अलग से बनाएगा या विजिटर आई कार्ड देता है? कॉमन आइडेंटिटी होती है ना, हर विजिटर को वही दे देता है, ताकि आप अंदर विजिट कर सको, है ना? बिना आईडी के तो जाने नहीं देगा। सेम है यहाँ, बिना आईपी बैक मैक पोर्ट नंबर के जाने नहीं देगा। तो आईपी जब नहीं होती है तो डिफॉल्ट यूज कर लेता है। अच्छा, अभी उसे डेस्टिनेशन भी नहीं पता है, भाई उसे ये नहीं पता ना जाना कहाँ है। जाना कहाँ, ये पता होने के लिए आईपी की सीरीज पे काम करना जरूरी है, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा उसे?
तो उसे डेस्टिनेशन भी नहीं पता, और जब डेस्टिनेशन नहीं पता हो और कोई पैकेट भेजना जरूरी हो, तो ऐसी कंडीशन में डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या यूज करेगा वो? डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट आईपी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलो रियल टाइम पे भी देख लेते हैं एक बार। ये पैकेट जनरेट हुआ है, सोर्स आईपी क्या है? 0000, यही है। डेस्टिनेशन आईपी भी वही है। समझ गए ना यहाँ तक? ठीक है, कि भाई उसके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं थी तो 00 की सीरीज यूज कर ली, और डेस्टिनेशन उसे नहीं पता था तो डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज कर लिया। एक चीज और नहीं पता थी, वो क्या था? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, तो चलो ये भी पता लग गया, ये भी पता लग गया क्या यूज कर लेगा एट द टाइम। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस नहीं पता होने के टाइम पे वो क्या यूज करेगा? ये, और इसको हम एज ए डिनोट करते हैं डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस जिसमें FF :FF 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 यही लिखा होगा, तो 12 टाइम लिखा होगा। तो एक मैक एड्रेस के बारे में भी आपको एक यूनिक चीज पता लगी कि डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस यूज करता है। इसका मतलब इसमें ज्यादातर चीजें जो लिखी हुई हैं, जितनी भी एड्रेस बेस्ड डिटेल लिखी हुई है, सब ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड लिखी हुई है। ठीक है, अब ये पैकेट जाएगा, पूरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा, फिर राउटर को पता लगेगा कि एक बंदा है जो आईपी मांग रहा है, फिर वो वहां से फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट, वहां प्रोसेस करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा, एंड देन लास्ट में जाके एक इसे आईपी एड्रेस मिल जाएगा एट दी एंड। ठीक है, और इसका आईपी एड्रेस इसको देखो मिल चुका है ना? चलो इसको आईपी एड्रेस मिल गया, ऐसे ही इस पीसी ने रिक्वेस्ट करी, इसको भी आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, इन केस जब ये इस PC2 की रिक्वेस्ट करने की बारी आई तो मैंने लाइन कर दी बंद। कौन सी लाइन बंद कर दी? राउटर की साइड वाली, ये वाली लाइन बंद हो गई, है ना? अब रिक्वेस्ट ऊपर जा नहीं पाएगी, वो यहीं स्टॉप हो जाएगी इसी पोर्ट स्विच पे। तो अब DHCP मोड पे देखो, अगर ये स्टेटिक मोड पे रखते हैं हम, यहाँ देखोगे तो इसको आईपी नहीं मिला हुआ है। DHCP मोड पे रखते हैं तो रिक्वेस्ट तो जाएगी बट वहां तक पहुंचेगी नहीं, और DHCP सक्सेसफुल होगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में इसे आईपी एड्रेस कौन सा मिलेगा? हम्म? ऐसी कंडीशन में जो इसको आईपी एड्रेस मिल रहा है वो है अपीपा रेंज। अपीपा स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, इससे दो चीजें पता चलती है कि आईपी एड्रेस तो 169.254 की सीरीज में से यूज होगी। और पहली चीज ये कि कभी भी पीसी डीएससीपी मोड पे ब्लैंक नहीं रह सकता, जैसे स्टैटिक मोड पे तो ब्लैंक था ना, 00 था, कुछ नहीं लिखा होता। लेकिन डीएससीपी मोड पे अगर डीएससीपी सर्वर चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो वो खुद से कोई ना कोई आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। खुद से का मतलब है पीसी के एल्गोरिदम ही से कोई एक रैंडम आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। कर दिया ना? लेकिन उस रैंडम में भी दो ऑक्टेट कॉमन रहेंगे, वो क्या है? 169.254। तो आईपी एड्रेस कहाँ से कहाँ तक असाइन कर सकता है? तो भाई इस रेंज में से 169.254.0.0 से लेकर के 169.254.255.255 में कोई सा भी आईपी एड्रेस असाइन कर सकता है। इसको भी देखो, रैंडम कोई सीरीज तो फॉलो नहीं हो रही ना यहाँ पे, एक रैंडम ही एड्रेस असाइन हुआ है। बस कॉमन क्या है इसमें? अब जैसे लाइन बंद है तो सिर्फ इसको छोड़ो किसी को भी आईपी नहीं मिलेगी, 2 को भी नहीं, 3 को भी नहीं, और 4 को भी नहीं मिलेंगी। देखो इसको भी आईपी एड्रेस नहीं मिल रहा है। कई बार देखने में लगता है कि आईपी एड्रेस आ गया है, बट आप ध्यान से पढ़ोगे तो डीएससीपी फेल्ड हुआ है और एक्चुअल आईपी एड्रेस वही था। ये तो बस ब्लैंक नहीं रख सकते थे, इसलिए कोई ना कोई आईपी एड्रेस दे दिया यहाँ। ठीक है,
इससे कम्युनिकेशन सिर्फ लॉकली हो सकता है। लॉकली कनेक्शन का मतलब समझ रहे हो कि अगर ये राउटर इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होता, ठीक है, मान लो यहाँ हमारा पूरा इंटरनेट है, ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता और यहाँ पे अवेलेबल किसी सर्वर को कम्युनिकेट करना होता, यहाँ पे अवेलेबल किसी सर्वर को कम्युनिकेट करना होता, तो ये तो भेज देते, बट ये रिक्वेस्ट फॉलो अप नहीं कर पाते। थैंक यू भैया, आने ही वाला था इसके लिए। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। क्यों नहीं कर पाते? ये आपस में तो कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है, इसका कम्युनिकेशन इसके साथ हो जाएगा, इसका कम्युनिकेशन इसके साथ हो जाएगा सक्सेसफुली, ये तीनों आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे, क्योंकि लॉकली कम्युनिकेशन अलाउड है अफीपा रेंज के ऊपर। ग्लोबल कम्युनिकेशन इस रेंज के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये राउटर इस आईपी को ट्रांसलेट नहीं करेगा आगे जाने के लिए। प्राइवेट आईपी एड्रेस जो सीरीज हमने दी 192.168.1.0 वाली सीरीज, ये आइडेंटिफाई कर लेता है, इसलिए इसको आगे फॉरवर्ड करने देगा, ट्रांसलेट कर देगा पब्लिक आईपी। ठीक है, तो 3 एड्रेसेस मैंने समझा दिए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब इंटरनेट नहीं चलता है और बार बार आप कनेक्ट कर रहे हो, वाईफाई का पासवर्ड डाल दे रहे हो, एंटर हो रहा है, कनेक्शन दिखाता है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है, होता है ना कई बार ऐसा। तो आपको डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं मेरा वो खराब हो गया, फोन में कोई दिक्कत आ गई है, सब इस चीज में कोई दिक्कत आ गई है, किसी का ड्राइवर नहीं चला हो, शायद ये भी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक सॉल्यूशन निकल सकता है इसमें, ये पता करने के लिए कि ये दिक्कत आपके पीसी की साइड से है या एंड डिवाइस साइड से है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? अभी ये तीनों पीसीस पे डीएससीपी आईपी एड्रेस तो नहीं है, अफीपा रेंज है, तो चलो अभी आईपी एड्रेस ही नहीं है, स्टैटिक पे कर दिया तो, है ना। बिना आईपी एड्रेस के मैं इस पे एक टेस्टिंग कर सकता हूँ, जिसके थ्रू मुझे ये पता लग जाएगा कि एनआईसी ठीक है या नहीं। इसमें आपको पिंग करना होता है किसके साथ? लूप बैक आईपी एड्रेस के साथ, 127.0.0 इस किसी भी आईपी एड्रेस के साथ कर सकते। इससे देखो रिप्लाई आ रहा है, आ रहा है ना। अच्छा, मैं इसकी बजाय किसी और के साथ पिंग करके देखता हूँ, इस पे क्या आ रहा है? आरटीओ लिखा आएगा इस पे, रिक्वेस्ट टाइम आउट, आईसीएमपी का पैकेट 2 सेकंड के बाद एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, इसलिए आरटीओ आएगा। और आईसीएम कितने पैकेट जनरेट होते हैं विंडोज पीसी पे पिंग करने पे? 4 पैकेट जनरेट होते हैं, ठीक है। पिंग जो करते हो ना, पिंग करने के बाद जो जनरेशन होता है वो आईसीएमपी पैकेट्स का होता है, आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ट्रबल शूटिंग के लिए यूज करते हैं हम। जब भी नेटवर्क में ट्रबल शूट किया जाएगा तो पिंग लिखोगे और पिंग में आईसीएमपी ही यूज हो, उससे पता लग जाता है कि नेटवर्क चल रहा है या नहीं चल रहा। अभी आप कहोगे इंटरनेट तो नहीं चल रहा, है ना, लेकिन अगर आप लूप बैक से पिंग करके टेस्ट कर लोगे तो आपको भी पता लग जाएगा भाई इंटरनेट में मेरे पीसी की साइड से दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? आगे की डिवाइस है, इट मे बी स्विच, इट मे बी राउटर, इट मे बी फायरवॉल, कोई भी प्रॉब्लम कर सकता है इनमें से। बट आप अपनी एंड डिवाइस की साइड से क्लियर हो जाओगे अगर आप 127 के साथ पिंग करके टेस्ट कर लो, ठीक है। इसमें पीसी इंटरनेट से कनेक्टेड हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं। अब मैंने आपको चारों आईपी एड्रेस समझा दिए, पता है, चारों रेंज जो यहाँ लिखी हुई है सब तीनों चारों की चारों मैंने समझा दी है, ध्यान से देखो। क्लियर हो गया ये बताओ? हम्म, नहीं हुआ है, शक्लें बता रही है तुम्हारी कि नहीं हुआ है क्लियर। चलो, आप तो क्लास में आए नहीं थे, आपका समझ में आता है, आप आए थे ना? हम, हाँ, हाँ, आप भी आए थे, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा? 0.0 255 127 और 169 ऑनलाइन में जितने गाइस हैं, आप लोग बताओ कि आप लोगों को क्लियर हुआ ये टॉपिक? यस चिराग, बताइए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? इतना समझ में आ गया? 0 डॉट का यूज, 127 सीरीज का यूज, या 169.254 का यूज, या डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस आईपी एड्रेस का यूज। तो आप इन एड्रेसेस को देख करके ना आइडेंटिफाई कर लोगे। कहाँ आइडेंटिफाई करोगे? देखो, अगर जब आप लाइव पैकेट कैप्चरिंग करते हो,
ठीक है, तो वहां आपको फ्रंट एंड में पहले आईपी ही तो देखने को मिलेगी, उसके बेस पे ही तो पता चलेगा कि आपका जो ये पैकेट टाइप है आपको इनको देखना भी है या नहीं देखना है। अभी कंटिन्यूस पैकेट चल रहे हैं और ये अभी पैकेट चल रहे हैं मेनली IPv6 पे। हम यहाँ चेक कर लेते हैं आईपी। तो यहाँ आईपी देख के ही पता लग जाएगा आपको, है ना। अच्छा, अगर मैं आपको इसमें से कह दूं कि ये बताओ मल्टीकास्ट का पैकेट कौन सा है, देख के बताओ, इनमें से सिर्फ इसी में से देख के बताओ, इनमें से कौन सा मल्टीकास्ट का पैकेट है। कल ही समझाया भाई मैंने। कौन सा आईपी बोलो ना। ये वाला आप किस बेस पे कह रहे हो कि ये मल्टीकास्ट है। इससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें मैंने कुछ बताया था मल्टीकास्ट से रिलेटेड। कल ही समझाया है ना क्लासिफिकेशन की करते वक्त कि भाई पूरी की पूरी क्लास डी की रेंज क्या है, किसके लिए रिजर्व है। समझे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि 224.000 से लेकर के 239.255 255 तक की पूरी रेंज ही मल्टीकास्ट में यूज होगी। तो आपको बस यहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस में यही तो ढूंढना था, इसमें कौन सा ऐसा ट्रिक है जो नहीं समझ में आ रहा। तो आप यहाँ क्लियरली बता सकते हो कि सर ये पैकेट भी क्या है, मल्टीकास्ट पैकेट है। ये पैकेट भी क्या है, मल्टीकास्ट पैकेट है। 224 से स्टार्ट हो रहा है ना, 239 तक मल्टीकास्ट यूज होता है, तो ये सारे क्या हो गए, मल्टीकास्ट हुए सबके सब। आगे समझ में। ठीक है, तो बस एक आईपी देख के पता लग जा रहा है मल्टीकास्ट है। और मैं एक और चीज बता देता हूँ, मल्टीकास्ट यूनिवर्सली फिक्स है, कौन सा मल्टीकास्ट किस लिए यूज होगा, समझ रहे हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको कि पता कैसे लगेगा कि ये मल्टीकास्ट किस लिए यूज हो रहा है। आप ब्राउजर पे जाओ और इस ब्राउजर पे आईपी सर्च करो, यानी कौन सी आईपी है, 239.255.255.250। मैं इस आईपी को यहाँ सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे नहीं पता चल रहा। ये आईना का नंबर है, ये आईना ही यूज की। ठीक है, अब किसका माइक, किसकी माइक से वॉइस आ रही है। हेडफोन यूज किया करो मैं। ठीक है, चलो, जैसे ये सर्च किया ऐसे ही आप बहुत सारी आईपी एड्रेस सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एक आईपी एड्रेस और सर्च करता हूँ, वो बता देगा 224.0.0.9। ठीक है, ये बताएगा आपको कि ये किस लिए यूज किया जाता है।
ये यूज होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रिप एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, उसके लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी होगी। 224 was that represent 2 for multicasting the एक नेटवर्क के अंदर मल्टीकास्ट करने के लिए, सिर्फ रिप का मल्टीकास्ट करने के लिए 224.09 यूज किया जाता है। ऐसे 6 भी यूज किया जाता है, 5 भी यूज किया जाता है ओएसपीएफ के लिए, ऐसी 10 यूज किया जाता है ईआईजीआरपी के लिए। और ऐसे बहुत सारे एड्रेस हैं जो इंटरनेट पे मिल जाएंगे पढ़ने पर। ठीक है, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो कि एड्रेस किस लिए यूज होता है। मतलब आपको सस्पिशियस देखना हो कि हाँ क्या ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो आपको नहीं समझ में आ रही। पब्लिक आईपी तो वैसे ही सर्च करके निकाल लोगे, वो तो मैंने समझा ही दिया था कैसे सर्च करते हैं। किसी भी पब्लिक आईपी को सर्च करोगे तो बता देगा किसका है। कैसे सर्च करते हैं पब्लिक आईपी? यहाँ लिख दो बस। ठीक है, किसी भी डोमेन पे जाओ, यहाँ आईपी एड्रेस डाल दो। ठीक है, आईपी एड्रेस मीन्स कि जैसे मैं अभी किसी का आईपी एड्रेस निकालता हूँ। आईपी एड्रेस कैसे निकालते हैं? किसी का भी आईपी जानना हो कैसे निकालेंगे? वही पीसी का नहीं, किसी भी डोमेन का पिंग कर लो, उसके बाद पिंग करते वक्त तो नाम लिखोगे ना, उसका आईपी अपने आप आ जाता है आपके पास। समझ गए? कोई वेबसाइट बताओ जो बहुत कम यूज होती हो। किसका? वही मैं कहूँ, तो इसमें तो वैसे ही पता लग जाएगा ना। चलो इसी आईपी को सर्च करके मैं दिखाता हूँ। ये गूगल का डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है, बस उतना तो नहीं बताएगा लेकिन ये बता देगा गूगल का आईपी एड्रेस है। चलो बता भी दिया उसने, डीएनएस, वो भी गूगल के डीएनएस के सर्वर का है। समझ गए? ऐसे किसी भी आईपी एड्रेस को सर्च कर सकते हो आप। और हाँ जी, क्या कह रहे हो? मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या समझाना चाहते हो? मतलब बहुत अलग अलग वेबसाइट्स हैं, सब पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन। अमन पहले तो आप थोड़ा सा हेडफोन वगैरह यूज किया करो, उसमें वॉइस बैक नहीं होगी। ठीक है, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा बैक हो रही है। ओके, और क्या इसमें मुझे बताना था, एक पॉइंट और। हाँ, हाँ आप क्लियर आ रही है, बैकग्राउंड नॉइस। तो आप ट्रेसर्ट भी कर सकते हो। ट्रेसर्ट एक ऐसी कमांड है, पीसी की कमांड है, जो ये बताएगी कि गूगल के उस डीएनएस सर्वर तक पहुंचने के लिए आपको किन किन डिवाइसेस को पास करना पड़ा है, या इन शॉर्ट कहें कि राउटर्स को पास करना पड़ा। कौन कौन से राउटर आए मिड में? ट्रेसर्ट में आपने लिखा 8.8.8.8 कि भाई कहाँ पहले किसके पास जाएगा इसके लिए पैकेट। तो देखो इसमें सर्च करते ही सबसे पहले क्या बताता है आपको कि मैक्सिमम कितनी डिटेल्स निकाल सकते हो। कम्युनिकेट तो आप 255 तक कर सकते हो राउटर्स में, लेकिन डिटेल कितने की निकाल सकते हो? सिर्फ 30। 30 राउटर तक की ये डिटेल देगा। और हालांकि कभी भी 30 राउटर तक की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, 8 से 10 बहुत होते हैं, इतने में ही आपका हर डोमेन मिल जाएगा। और ज्यादा जाओगे तो मैक्स टू मैक्स 20 तक। ठीक है, 30 तक बहुत रेयर हो गया। सबसे पहले कौन आया है, ये किसका है? होम राउटर का आईपी एड्रेस है, जो राउटर यहाँ लगा हुआ है इसका। ठीक है, फिर उसके बाद ये किसका है? तो होम राउटर जिस पॉइंट से कनेक्टेड होगा यहाँ पे, उसका आईपी एड्रेस है। मतलब इन शॉर्ट कहें तो आईपी आईएसपी का लोकल राउटर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद ये आईपी एड्रेस है, तो ये आईएसपी का आउटपोर्ट का आईपी एड्रेस है। यहाँ एक राउटर पे इनपुट और आउटपुट दोनों होता है, मतलब बहुत सारे पोर्ट्स हो सकते हैं। तो ये उस पोर्ट का है, और आईएसपी जिस पॉइंट से कनेक्टेड होगा फिर उसका आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो अगला आईपी एड्रेस। अच्छा, एक दिखाई दिया, ये नहीं दिखाई दिया, ये दिखाई दिया। ठीक है, और उसके बाद पता है डायरेक्ट कनेक्शन किसका स्टार्ट हो गया यहाँ से? ये सारे आईपी एड्रेस जानते हो किसके हैं? क्योंकि गूगल का खुद का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उससे भी डिवाइड कर करके पहुंचाना होता है ना पैकेट को। भाई गूगल डीएनएस सर्वर भी चलाता है,
गूगल मीट हम यूज कर रहे हैं, गूगल का जीमेल है, ठीक है, और क्या क्या है, ड्राइव है गूगल का, ठीक है, गूगल फोटोज है, गूगल के ही बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, है या नहीं? तो अब अगर गूगल की तरफ आप पैकेट फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसे डाइवर्ट करना पड़ेगा ना कि यहाँ से यहाँ जाना, क्योंकि उनका खुद का एक नेटवर्क बना हुआ है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो वहां तक फॉरवर्ड करने के लिए आपको उसने 4 राउटर्स का यूज किया अपने ही गूगल एनवायरनमेंट में। इस बात को ऐसे समझो कि आपको पैकेट भेजना था क्रोम में, नेटवर्किंग की के राउटर पे, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा राउटर लगा उस वाले पे पैकेट फॉरवर्ड करना था, तो क्रोम में ही 3 राउटर्स के बाद चौथे राउटर्स पे नेटवर्क पे पहुंचा है। इतना बड़ा था क्रोम, मान लो ऐसे। तो ऐसे ही गूगल को समझ लो, ठीक है, कि गूगल का खुद का इतना बड़ा इन्वायरमेंट था कि वहां पे भी ट्रैवलिंग करनी पड़ी अंदर से, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आईएसपी डायरेक्ट गूगल से कनेक्टेड हो, इतनी बड़ी लाइन डाल दी हो, तो कैसे यूज हुआ होगा? एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको मैं इंटरनेट का। इंटरनेट है, यहाँ पर जो है, इसको मान लो कि ये है ग्लोबल आईएसपी, जिनके पास ओरिजिनली पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं, और इससे कनेक्ट होता है कौन? लोकल आईएसपी। और इस लोकल आईएसपी से कौन कनेक्ट होता है? होम राउटर्स, ठीक है। यहाँ पर है गूगल का सर्वर, यहाँ पे वो गूगल है। अब यहाँ ये भी ग्लोबल आईएसपी से कनेक्टेड होगा, इसके बीच में बहुत सारे राउटर्स होंगे भाई। नहीं, अब इतने सारे राउटर्स की डिटेल आपको देखने को नहीं मिली है, आपको डायरेक्ट इस इन्वायरमेंट की डिटेल देखने को मिली है ना? या तो आपको डिटेल यहाँ तक की मिली और उसके बाद यहाँ तक की मिली, इस बीच की डिटेल क्यों नहीं मिली? देखो इस बीच में आते हैं अप्रोक्स हंड्रेड्स ऑफ राउटर्स, बहुत सारे राउटर होते हैं भाई। ऐसे समझो ना, मेरा जो ग्लोबल आईएसपी है ये कहाँ पर है? इंडिया में। और ये कहाँ पर अवेलेबल है? यूएस में। ऐसे ही है ना, जनरली तो ऐसे ही है ना, आप एज ए यूजर इंडिया से एक्सेस कर रहे हो और गूगल का सर्वर यूएस में अवेलेबल है। तो ये ग्लोबल आईएसपी दोनों कनेक्टेड होंगे, ये भी आपका एक ग्लोबल आईएसपी होगा। सर्वर्स डायरेक्ट ग्लोबल आईएसपी से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये ग्लोबल आईएसपी इस ग्लोबल आईएसपी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्ट वे में कनेक्टेड होता है थ्रू, समझ गए? आपको लगता है कि वीपीएन सिर्फ आप यूज करते हैं एंड डिवाइसेस पे, एंड डिवाइसेस मतलब फोन, लैपटॉप, पीसी, इन सब पे यूज कर रहे हो आप। एंड डिवाइसेस पे वीपीएन अलग तरीके से काम करता है। एक्चुअल में जो इंटरनेट का परसेंटेज है ना वीपीएन का, सबसे ज्यादा राउटिंग में यूज होता है। 60% हम राउटिंग के अंदर वीपीएन ही यूज कर रहे हैं। रीजन है एक, नेटवर्क के अंदर आप आगे चल के ओएसआई मॉडल में पढ़ोगे, टीटीएल रीजन है। टीटीएल टाइम टू लीव जो आपका 255 होता है, ये 255 क्या है? लिमिट है। लिमिट किसकी है? पैकेट की, कि एक पैकेट 255 राउटर से ज्यादा आगे जा ही नहीं सकता है। और विंडोज में तो और भी कम है, विंडोज में 128 राउटर, ठीक है। क्यों? हर टी राउटर पे जाकर के ना एक टीटीएल कम हो जाता है, ठीक है। उसमें टीटीएल था 128, अगले राउटर पे गया एक कम हो गया, 127 हो गया, फिर आगे गया 126 हो गया, और क्या कम, जहाँ पे जाके टीटीएल जीरो हो जाएगा वहीं रुक जाएगा पैकेट, वो समझ लो उसकी लिमिट है, इससे ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं कर सकता। तो मैं इस बीच में तो मैंने कुछ रखा है, ये मान लो हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ राउटर हो सकते हैं, हो सकते हैं या नहीं हो सकते भाई, यहाँ से लेकर के वहां तक के बीच में। ये भी दिखाऊं मैं आपको? ये भी देख लो भाई लाइव।
कितने ही पॉइंट्स होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू जाएंगे, और वो जो पॉइंट्स हैं इनके अलावा भी बीच में और बहुत सारे राउटर्स होते हैं। तो एक इंडिया से यहाँ तक का कोई एक्सेस कर रहा है बंदा यूएस तक में, तो बहुत सारी चीजें लगेंगी भाई इसके लिए, बहुत सारे राउटर्स लगेंगे। ये एक्चुअल इंटरनेट कनेक्टिविटी में समझाया था ना मैंने सबमरीन केबल्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें बिना वीपीएन टनल बनाए काम हो ही नहीं सकता। ये तो फिजिकल लाइन हुई, फिजिकल लाइन के ऊपर एक वर्चुअल लाइन बना दी जाती है। क्यों बनाई जा रही है? ताकि जो टीटीएल है वो कम, एक बार मेरे ग्लोबल आईएसपी राउटर पे होगा और दूसरा टीटीएल कहाँ कम होगा? गूगल के आईएसपी राउटर पे। ठीक है, ग्लोबल आईएसपी राउटर पे। इसलिए ही 8 राउटर देख रहे हैं, वरना 8 राउटर तो इंडिया में ही खत्म हो जाए, 8 टीटीएल वैल्यू यहीं पे खत्म हो जाए। तो बस ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि इंटरनेट के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं और ऐसे चल रही हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू देना था आपको। वापस आईपी के टॉपिक पे आते हैं। तो इसके थ्रू मुझे ये पता लगा कि 8 राउटर्स के पास करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा? गूगल का डीएनएस सर्वर। समझ गए? ठीक है, तो पब्लिक आईपी की डिटेल्स आपको ग्लोबल इंटरफेस पे मिल जाएगी, किसी भी वेबसाइट पे जाके आप पब्लिक आईपी की डिटेल निकाल सकते हो किसका है। ठीक है, तो अगर आप अपने ही वायर शार्क से कैप्चर कर रहे हो कोई भी डेटा, कि इसको तो स्टॉप ही करना था मुझे, कोई भी पैकेट क्या कहते हैं, कैप्चर कर रहे हो, तो उसपे सोर्स आईपी एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है सारे, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सारे लिखे हुए दिख रहे हैं। ये सारे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस पब्लिक के लिए आप सर्च कर सकते हो, चाहे वो लोकल हो या पब्लिक पब्लिक हो, दोनों ही सर्च करके पता कर सकते हो किस लिए यूज होता है ये आईपी एड्रेस। हाँ, अगर उसमें 192.168 वन डॉट की सीरीज होगी तो ये बता देगा भाई ये प्राइवेट सीरीज है, हर जगह पे यूज होती है, सेम यूज होती है, ये बोल देगा वो। ठीक है, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस है तो उसको आप इंटरनेट पे सर्च करके पता कर लोगे भाई ये किस डोमेन का है। इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ होती है कि आपको पता लग जाए कि हाँ ये माइक्रोसॉफ्ट का है, इसका मतलब कोई सस्पिशियस तो नहीं है। लेकिन आपको कोई ऐसे टूल का मिलता है या ऐसी वेबसाइट का मिलता है जो, जिसको आपने एक्सेस भी नहीं किया लेकिन तब भी उसके साथ कनेक्शन चल रहा है, तो क्यों? तो उसके बारे में आप जाके लॉग्स पढ़ोगे रेडिट पे, इन सब पे, कि वो बताएंगे कि भाई ये इसलिए होता है। समझ गए? तो थोड़ा सा एनालाइज करना सीख जाओगे सिर्फ एक आईपी की बेस के ऊपर, अपने सिस्टम को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे। कुछ नहीं, एक वायर शार्क इंस्टॉल करना और ये चीजें देखनी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो रहा होगा कि आईपी पढ़ना क्यों जरूरी है, और बिना आईपी के क्या क्या प्रॉब्लम आएगी इंटरनेट समझने में, अगर आईपी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब एक और बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि मैंने कल समझाया था कि जितने भी वेब डोमेन होते हैं, हर वेब डोमेन को क्या चाहिए होता है? एक नेटवर्क चाहिए होता है। नेटवर्क हमारे पास क्लास ए में 126, बी के अंदर 16,384, और सी के अंदर 20,97,152। इतने ही नेटवर्क हैं। आपको क्या लगता है ग्लोबली इतने वेब सर्वर से काम चल जा रहा है? इतनी ही वेबसाइट चल रही है? अगर मैं हर वेबसाइट को एक नेटवर्क दे दूं, ज्यादा चल रही है, और वो इसके साथ पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया गया है? तो फिर इसके लिए भी क्या परफॉर्म की गई है? सबनेटिंग। ठीक है, सबनेटिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, ये भी समझ लो। प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहले ये चीज समझो कि हमें प्राइवेट आईपी एड्रेस की नीड ही क्यों है। देखो, इंटरनेट में ना हर किसी को चाहिए एक यूनिक आईपी, इंटरनेट पे ट्रैवलिंग करनी। समझ रहे हो? भाई अगर आपको किसी भी कॉन्टिनेंट में जाना है, पासपोर्ट चाहिए ना, ऐसे ही है, इंटरनेट पे किसी भी पैकेट को भेजना है तो एक पब्लिक आईपी चाहिए। हर किसी को अगर मैं एक एक यूनिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने लग जाऊं, ठीक है, तो आईपी एड्रेस बहुत पहले ही खत्म हो जाता है ना, आईपी से शॉर्ट हो चुका होता। ठीक है, समझ गए? तो उसने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया। ठीक है, और उस ग्रुप को कहा कि आप इंटरनली तो प्राइवेट यूज करो, और ग्लोबली जब भी आप आओगे तो इस एक आईपी एड्रेस के थ्रू आप हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आ सकते हो। समझे मेरी बात? ठीक है, कैसे आओगे? तो भाई आप इस आईपी से रिक्वेस्ट भेजोगे और राउटर पे जाएगी, राउटर पे एक सर्विस चलेगी, उसको हम क्या कहते हैं? नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये नेट क्या करेगा? आपके प्राइवेट आईपी को पब्लिक में कन्वर्ट कर देगा,
और इसकी एक टेबल बना के राउटर खुद रख लेगा, जिसको नेट टेबल कहते हैं, कि भाई अभी ये यूजर गया हुआ है इस आईपी के साथ बाहर। ठीक है। और उस यूजर को एक आईडी भी अलग से दे देगा, भाई इस आईडी से जब वापस आओगे तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप ही थे जो थोड़ी देर पहले गए। उस पैकेट के बारे में पता लग जाएगा, वापस उस डेस्टिनेशन पे एग्जैक्टली चला जाएगा उस राउटर के थ्रू। तो एक पब्लिक आईपी ने सबका काम आसान कर दिया। अब मुझे हंड्रेड्स ऑफ यूजर को अलग अलग पब्लिक आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, आईपी वेस्ट होने से बच जाएगा इससे। ठीक है। तो इसलिए हर क्लास में एक आईपी एड्रेस दी गई है, जो मतलब यूज होती है नेटवर्क यूज में। कितने आईपी, कितनी क्लासेस होती हैं? क्लास ए, बी और सी। एक और मैं आपको चीज बता देता हूँ, क्लास ए, बी, सी क्यों और डी और ई को हम यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। पीसी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अभी मैं वायरलेस से कनेक्टेड नहीं हूँ ना, वायरलेस वाले पे दिखाता हूँ, उसमें थोड़ा आसानी होगी ना, इंटरनेट फ्लक्चुएट करेगा। आईपी कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे आ जाओगे। कैसे आया मैं यहाँ पे? विंडो आर करोगे, यहाँ पे लिखोगे ncpa.cpl। ठीक है। एंटर कर दोगे, ये इंटरफेस नेटवर्क कनेक्शन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इस पे आपको जिस भी ड्राइवर पे आपको आईपी एड्रेस चेंज करना है उस पर राइट क्लिक करोगे। जैसे वायर्ड वाले पे भी कर सकते हो, वायरलेस वाले पे भी कर सकते हो। ठीक है। और बचे ये दोनों, ये तो आपको दिख ही रहा है किसके लिए है। मशीनें मैंने अपलोड कर रखी है इस पे VMware पे, तो उनका ड्राइवर है, तो इन्हें नहीं छेड़ना। इस पे गया मैं वाईफाई वाले पे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ TCP/IP4 लिखा हुआ दिखेगा आपको कहीं, दिख रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज में जाओगे तो ये आईपी का ऑप्शन आ गया। अब इस आईपी के ऑप्शन में आप क्या कर सकते हो? मैनुअली आईपी एड्रेस मेंशन कर सकते हो। ठीक है। अभी क्या मिल रखा है? ऑटोमेटिकली मिल रखा है, किसके थ्रू? राउटर के थ्रू। डीएचसीपी सर्वर कौन है यहाँ पे? राउटर है। अभी पर आपके सामने कॉन्फ़िगर किया था ना मैंने राउटर। ठीक है, मतलब सिस्को पैकेट ट्रेसर पे जो किया था, तो इस पे पहले से कॉन्फ़िगर है, तो वो है, उसने आईपी दे रखा है। और मैं चाहता हूँ कि मैनुअली आईपी एड्रेस मिले, जो मैं रखना चाहता हूँ वो आईपी एड्रेस हो। यहाँ क्लिक करेंगे तो मैं क्या क्या आईपी एड्रेस रख सकता हूँ। रिजर्व वाले नहीं रख सकता, रिजर्व में 000 नहीं रख सकता, 127 नहीं रख सकता, और 255 वाली सीरीज नहीं रख सकता। क्लास डी नहीं रख सकता, क्लास ई नहीं रख सकता। ठीक है। चलो मैं 00 से स्टार्ट करता हूँ। जीरो, ये क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो। मैंने आईपी 0 रखने की कोशिश करी, मना कर रहा है। क्या कह रहा है? 0 इज नॉट वैलिड एंट्री, प्लीज स्पेसिफाई बिटवीन 1 to 2 to 3। सिर्फ 2 to 3 तक ही बोल रहा है, क्योंकि रेंज, यूजेबल रेंज कितनी है? क्लास ए, बी, सी यही तीन है, और सी में लास्ट एड्रेस 2 to 3 तक ही आएगा, 19200 से लेकर के 2 to 3 तक। ठीक है। चलो इसमें भी फिर ये कह रहा है कि 2 to 3 तक यूज करो, उसमें अगर मैं 127 दूंगा तो तब भी ये मना कर देगा। देखो क्या, आईपी एड्रेस स्टार्टिंग विद 127, इसके बाद क्या लिखा हुआ है? आर नॉट वैलिड बिकॉज दे आर रिजर्व फॉर लूप बैक एड्रेस, प्लीज स्पेसिफाई बिटवीन 1 to 2 to 3। समझ गए? तो 127 किस लिए रखा गया है इसको? भाई टेस्टिंग के लिए रखा गया, सेल्फ टेस्टिंग के लिए, एनआईसी टेस्टिंग से। ठीक है। तो वो उसी पर्पज में यूज होगा, अदर किसी पर्पज में यूज नहीं कर सकते। चलो, दूसरा है डी। अच्छा, कोई भी डी और ई का एड्रेस अगर आप 239 भी लिखोगे या 224 भी मना कर देगा। ठीक है। लास्ट एड्रेस 223 आ जाएगा अपने आप। और डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो था 255 वाला, इन सबको क्यों हटाया गया है, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि इन सबका अपना रूल फिक्स है। भाई 0.0.0.0 किस लिए यूज होगा? जब भी किसी पीसी के पास अपनी आइडेंटिटी नहीं होगी तो एज अ सोर्स आईपी 00 यूज कर लेगा। 127 टेस्टिंग के लिए रखा गया। हाँ, 169.254 वाली सीरीज जो है ना, वो मैनुअली लिख सकते हो, बट उसका कोई फायदा नहीं है। या तो आप नेटवर्क आईपी लिखोगे या फिर आप ऑटोमेटिक पे छोड़ोगे। या तो आप आईपी वो दोगे जो नेटवर्क में कनेक्शन बिल्ड कर सके, कम्युनिकेट कर सके, या फिर आप राउटर पे छोड़ दोगे, डीएचसीपी के थ्रू राउटर खुद आईपी एड्रेस दे देगा। आप अभी पर आप क्यों प्रोवाइड करोगे जब राउटर फेल्ड होने पे वो मिल ही जाता है? समझे मेरी बात? ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से चलेगा। वापस से हम इसे ऑटोमेटिकली पे कर देते हैं।
तो लॉकली हम, हाँ बोलिए। तो अगर आप आईपी रेंज चेंज करते हो, नेटवर्क चेंज हो गया, जो लोकल यूज हो रहा था वो चेंज हो गया, या पब्लिक ही यूज कर रहे थे वो भी चेंज हो गया, चलेगा नहीं। नेटवर्क से बाहर होते ही आप उस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो, फिजिकली उस नेटवर्क में कनेक्टेड हो, और एड्रेस आप कहीं और का यूज कर रहे हो, तो पैकेट क्या आपके पास वापस आएगा? भाई आप बैठे हुए हो यहाँ पे ऑफिस में, और आपने जेप्टो या फ्लिपकार्ट से, इंस्टामार्ट से, वहां से आप घर पे ऑर्डर किया, ठीक है, तो आपके पास आएगा। आपका लोकेशन दूसरा है, और आप डिमांड किसी और लोकेशन पे कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास नहीं पहुंचेगा। सेम चीज यहाँ है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नहीं, पहली बात तो डोमेन के अंदर चेंज होने का क्राइटेरिया होता है। आप गूगल में जी बड़ा कर दोगे तब भी डोमेन चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई एक सिंटैक्स या एक कैरेक्टर भी बड़ा कर दोगे उससे भी डोमेन चेंज हो जाता है। तो गूगल ये बात पहले से जानता है, इसलिए गूगल ने अपने आसपास के जितने भी डोमेन है, गूगल डूडल्स, ये सब परचेज कर रखे हैं। आप ये सब सर्च करोगे खुलेगा गूगल ही, और खुलता भी वही है, देखना कैसे। गूगल में और ज्यादा लगा दो या एक कम लगा दो तब भी गूगल ही ओपन होता है या नहीं होता, ठीक है। तो वो परचेज कर रखे हैं लोग। वापस आते हैं प्राइवेट आईपी की सीरीज पे, तो उसमें क्लास ए में भी एक सीरीज रिजर्व करी है प्राइवेट के लिए, बी में भी और सी में भी। तो एक पुरानी चीज दोबारा से पूछ लेता हूँ, क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने रिजर्व दिख रहे हैं, सिर्फ प्राइवेट सीरीज में बताना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कितने सीरीज दिख रही है? बताइए, पता चल रहा है? करो, फोन यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बता दो बस कि कितने नेटवर्क हैं यहाँ, सिर्फ प्राइवेट सीरीज में इसी की। नेटवर्क्स पूछ रहा हूँ, होस्ट नहीं। आप होस्ट निकाल रहे हो। तो इतना डाउट क्यों कर रहे थे, इतना टाइम क्यों लगा समझ? भाई 10.00 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म किस पे हो रहा है? 10.255 पे। तो क्लास ए का रूल कहता है कि अगर 10 में कोई चेंजेस होते, पहले ऑक्टेट में चेंजेस होते, तो वहां से वहां तक नेटवर्क कंसीडर किया जाता। लेकिन 10 से शुरू करके 10 पे खत्म किया, था एक ही नेटवर्क हुआ ना। वापस आते हैं बी पे। अब बी के रूल के अकॉर्डिंग बताना मुझे, यहाँ कितने नेटवर्क हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में। कितने हैं? देखिए। हम्म। 17 कैसे 17 है, समझाओ मुझे। हम्म। हैं? दोबारा बोलना, क्या बोला? 172 हो गया, 31 में से कितना माइनस करोगे? 15। तो क्या आ रहा है? 31 में से 15 माइनस करने में 70 आ जाएगा। क्या हो? तो 172 तो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में अलग होता तो अलग कंसिडर करते हैं। तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे भाई। 16, 16 नेटवर्क ही है। कैसे हैं 16 नेटवर्क, पता चल रहा है? 172, 172 कॉमन है यहाँ तक। लेकिन क्लास बी का रूल क्या है कि सेकंड ऑक्टेट भी रिजर्व होता है। तो ये ऑक्टेट 16 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? तो 16 से लेकर के कहाँ तक हो जाएगा? 31 तक। कितने हो गए? फिर हाँ, बस ये ध्यान रखना, 31 माइनस 16 नहीं करना है, 31 माइनस 15 करना है, क्योंकि 16 ऑलरेडी पार्ट है प्राइवेट सीरीज का बी में। चलो एज इट इज आप बता दो, क्लास सी में टोटल कितने नेटवर्क्स हैं? जैसे आपने इसमें बता दिया कि एक है, इसमें बता दिए 16 हैं, इसमें भी बता दो कितने हैं। 250।
और कैसे बोलोगे? 192 168 कॉमन है माना यहाँ पे। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा? 0 to 255 कितना होता है? ठीक है, अब आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आप हर जगह अपने पीसी पे जब भी आईपी एड्रेस चेक करते हो तो आपको 192 क्यों देखने को मिलता है और इसके बाद 168 ही क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि आपका पीसी क्या यूज कर रहा है? प्राइवेट है। ठीक है, पब्लिक आईपी यूज कैसे करता है तो वर्चुअल एनवायरनमेंट से थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं ये लोकल एनवायरनमेंट है, एक लैन नेटवर्क है। लैन नेटवर्क कहाँ से कहाँ तक होगा? ये इतना एनवायरनमेंट लैन होता है, ये क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाहर वाला जितना भी हिस्सा है, ये क्या हो जाएगा? वैन। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो? हर पीसी को तीन चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आईपी, और उस आईपी का क्या? सबनेट मास्क, कि भाई डिफॉल्ट सबनेट मास्क पे है या सबनेटेड है, ये पता लग जाएगा। और उसके बाद तीसरी चीज क्या चीज होती है? डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, इतना समझ रहे हो? डिफॉल्ट गेटवे पता है क्या होता है? डिफॉल्ट एग्जिट और एंट्री पॉइंट, कि भाई यहीं से डेटा जाएगा और यहीं से डेटा आएगा भी, है ना? तो इन सभी पीसीस के लिए डिफॉल्ट एग्जिट पॉइंट ये राउटर ही होगा, और एंट्री पॉइंट ये राउटर ही होगा, है ना? तो इस इंटरफेस पे एक आईपी एड्रेस होगा, इस इंटरफेस पे एक आईपी एड्रेस होगा जो इन सबका गेटवे बनेगा। आप यहाँ देख सकते हो, है यहाँ पे एक आईपी एड्रेस। अच्छा, बाहर जब ये जाएंगे तो सबको पब्लिक आईपी एड्रेस से साइन होना है, तो इस वाले पोर्शन पे भी एक आईपी एड्रेस होगा, जो कि क्या होगा? क्या होगा? पब्लिक आईपी होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो? अब इस सिनेरियो में मान लो कि एक पीसी है, दैट्स कॉल्ड 192.168.1.5, जिसका आईपी एड्रेस ये है। ये कम्युनिकेट किसको करना चाहता है? इस वेब सर्वर को। ठीक है, सिर्फ आईपी के कॉन्फ्लिक्ट में समझना कि इसने कोई पैकेट जनरेट किया, ये पैकेट है, इस पैकेट का सोर्स आईपी एड्रेस 192.168.1.5 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस सर्वर का आईपी एड्रेस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ रहे हो? पीसी सोर्स में अपना आईपी देगा, डेस्टिनेशन में उस सर्वर का आईपी देगा, है ना? मैंने बताया आपको कि इंटरनेट पे जाने के लिए पब्लिक आईपी चाहिए चाहिए, क्योंकि 192.168.1.5 या 192.168 वाली सीरीज को इंटरनेट एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि भाई प्राइवेट में कम्युनिकेट करो, ठीक है भाई, ये आई कार्ड क्रोम में वैलिड है। अब मैं डिफेंस सेक्रेटरी के पास ये आई कार्ड लेके जाऊंगा, जाने देंगे? ऐसे ही डिफेंस सेक्रेटरी वाला क्रोम में अपना आई कार्ड लेके आएगा, मैं उसको आने दूंगा? मैं कहूंगा भाई वहां चलेगा, यहाँ थोड़ी ना चलेगा। समझ रहे हो? तो ये लोकल आईपी एड्रेस यहीं चलने के लिए है, बाहर जाने के लिए पब्लिक आईपी चाहिए। ओके, तो एक कॉमन आइडेंटिटी यूज की जाएगी, तो हम यहाँ पे कहा गया कि भाई आप ये यूज करोगे 76 वाली सीरीज। तो पैकेट जाएगा स्विच के पास, राउटर के पास, जब राउटर पे रिसीव हो रहा है तो सोर्स आईपी एड्रेस यही है। जब आउट होगा, यहाँ पे जाएगा तो सोर्स आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। पहले क्या था? 192.168.1.5, और जैसे ही आउट होने को हुआ तो 76.0.13.6। हुआ क्या यहाँ पे? किसने एक टेबल बनाई? ठीक है,
इस टेबल में इस साइड पे इसने रखा सोर्स आईपी। यस, कोई पूछ रहा था आपने से, पूछिए। अच्छा, ठीक है भाई। सोर्स आईपी हो जाएगा, सोर्स आईपी हो जाएगा प्राइवेट। ठीक है। ये डेस्टिनेशन आईपी ऑलरेडी पब्लिक पे काम करता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। और चेंज होता भी है तो डेस्टिनेशन साइट पे जाके चेंज होता है, क्लाइंट की साइट पे कुछ नहीं कर सकते डेस्टिनेशन आईपी पे। सोर्स आईपी हो गया प्राइवेट, डेस्टिनेशन आईपी हो गया। और ये यहाँ पे भी सोर्स आईपी हो जाएगा, बट ये सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? पब्लिक। ठीक है। और यहाँ सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, और ये सोर्स पोर्ट नंबर फिर से। ये सोर्स पोर्ट नंबर है प्राइवेट, और ये सोर्स पोर्ट नंबर है पब्लिक। कि नेट का एक अपग्रेडेड वर्जन है, डेट्स को पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। इस पैट के अंदर क्या होता है कि आईपीज के साथ साथ पोर्ट नंबर भी चेंज कर देते हैं, ताकि अटैकर जो है ना उसको पता ही ना चले कि मैं किस पोर्ट पे एक्सेस ले रहा हूँ। ठीक है, इसको भी हाइड किया जाता है। अब इसने जब रिक्वेस्ट भेजी तो इसने रिक्वेस्ट भेजी थी 192.168.1.5 से। ठीक है। जिसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस था 85.202.9.3। सोर्स का आईपी पब्लिकली जो कन्वर्ट हुआ किस में हो जाएगा? 76.0.13.6 में। सोर्स का पोर्ट नंबर था, एक रैंडम पोर्ट नंबर रख देते हैं हम, 6। ठीक है। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर था, ये तो फिक्स रहे, 80 रहे। सोर्स का ये पोर्ट नंबर कन्वर्ट कर दिया इसने 1 में। ठीक है। और इस पैकेट को एक आईडी भी दे देगा, वो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। यहाँ पे समझ लो एक आईडी होगी। ठीक है। वो आईडी क्या दे देगा? मान लो ए दे दिया इसने। अब इस पैकेट के अंदर सिर्फ क्या लिखा हुआ है? ए। इतना समझ गए? ये पैकेट यहाँ से ट्रेवल करेगा, ये पैकेट इसके पास गया, इस नेट नेट ट्रांसलेशन किया, इस पैकेट को इंटरनेट पे भेज दिया। इंटरनेट से ये पैकेट किसके पास पहुंच जाएगा? वेब सर्वर पे। ठीक है। यहाँ पहुंच गया, ये वापस आएगा। इसके लिए डेस्टिनेशन कौन है? इस वेब सर्वर के लिए डेस्टिनेशन कौन है? राउटर, या राउटर का ये इंटरफेस। मेरी बात समझ रहे हो? इसके लिए डेस्टिनेशन ये पीसी नहीं है। इससे दो फायदा हुए, यूजर की इंटीग्रिटी मेंटेन रहेगी, उसकी डिटेल नहीं जा रही सर्वर पे कि भाई वो एग्जैक्टली कौन सा है पीसी है। ठीक है, उसका आईपी डिटेल नहीं जा रही, क्योंकि आईपी प्राइवेट है और वो फिक्स होता नहीं है। वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, 1 घंटे बाद, 24 घंटे बाद। और अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग भी चल रहा होता है, लेकिन प्राइवेट होता है। प्राइवेट वैसे भी ग्लोबली किसी को पता नहीं चलता। इसलिए जब मैं अपना आईपी एड्रेस दिखा रहा हूँ 192.168.1.53, तो आप उस पर देख के कुछ नहीं कर सकते। लॉकली तो कर सकते हो कि डॉट्स वगैरह कर दो, डॉस अटैक वगैरह कर दो। ठीक है। लेकिन वो भी मैं एक बार डीएससीपी रीसेट करूंगा तो मुझे आईपी एड्रेस दूसरा मिल जाएगा, और वो फिर पता नहीं चलेगा आपको। ग्लोबली इस पे वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको मेरे राउटर का पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं पता है। और रिवर्स डायरेक्ट एक्सेस क्रिएट नहीं होता। कभी भी आप देखते हो कि सर्वर आपको डायरेक्ट एक्सेस कर रहा हो, ऐसा होता है? ये भाई व्हाट्सअप खुद से अपने आपको डेटा फॉरवर्ड कर रहा है? नहीं, व्हाट्सअप एज ए यूजर तो फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन एज ए सर्वर आपको डायरेक्ट डेटा फॉरवर्ड नहीं कर सकता। बिना गूगल पे जाए अपने आप सर्च हो जाएगा। इनपुट कौन देता है? क्लाइंट देता है, सर्वर देता है? हमेशा क्लाइंट इनपुट देगा। क्लाइंट जब तक रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, सर्वर ऑटोमेटिकली वहां से कुछ भी आपको फॉरवर्ड नहीं भेज। ठीक है। चाहे आप वो रिक्वेस्ट ऑटो पे लगा दो। ऑटो पे कैसे रिक्वेस्ट? भाई आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी कि मेरी 10:12 पे यूट्यूब पे ये वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी, ये तो लगा सकते हैं ना, ऑप्शन होता है। तो ये ऑटो पे, लेकिन रिक्वेस्ट आपने ऑटो पे जनरेट करके रख रखी है ना, आप करोगे ऑटोमेटिकली तो नहीं करने लग जाएगा।
ठीक है। तो कोई भी डोमेन पे आप एक्सेस करते हो, क्लाइंट जब तक रिक्वेस्ट जनरेट ना करे तब तक आप डोमेन एक्सेस नहीं कर सकते। ये नेटवर्क का रूल है। गॉट इट गाइस, समझ गए यहाँ तक? ठीक है। ये पैकेट जब यहाँ से वापस आएगा इस नेटवर्क में, यहाँ पे आया और यहाँ से फिर इस राउटर पे जाएगा, तो जब ये यहाँ पे था तो इसका ये हुआ, वापस से इसकी क्या आईडी चेक की जाएगी, इसको ही चेक किया जाएगा भाई। ए का सोर्स आईपी एड्रेस क्या था, प्राइवेट, ये। तो ये यहाँ से जैसे ही अगले पे पहुंचेगा तो इसका सोर्स आईपी एड्रेस 192.168.1.5 वापस से, मतलब डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सॉरी, वापस से वही कर देगा, कर दिया। तो एग्जैक्टली exactly जो डेस्टिनेशन होगा वो हमेशा सिर्फ किसको पता रहेगा, राउटर को। ठीक है। इसलिए आपने यूट्यूब पे जितनी भी अटैकिंग वीडियोस देखी होगी कॉल सेंटर स्कैमिंग की, देखी है सबने? ये तो सबने देख रखी होगी ना। आपने नोटिस किया कि वो हमेशा बात कर रहा है राउटर एक्सेस की, स्टार्टिंग में वो उसके राउटर को एक्सेस कर रहा है, उसके कैमरा तक पहुंचने के लिए उसे राउटर ही एक्सेस करना है। यहाँ भी अगर आपको ये जितनी कैमरेज दिख रहे हैं एक्सेस करना है आपको, वो वहां पे लगा हुआ एक राउटर, उसे एक्सेस करना पड़ेगा। भाई नेटवर्क में आओगे ना पहले, एक चीज इस नेटवर्क में रखी है, ग्लोबली डायरेक्ट पब्लिक पे एक्सेसिबल है नहीं। तो एक तो तरीका, या तो उसका पब्लिक एक्सेस ऑन करो, वो हो नहीं सकता, पब्लिक आईपी असाइन करो, ये सब करो, वो तो नेट वाला काम है। दूसरा तरीका, आप वहां पहुंच जाओ। भाई ऑफलाइन क्लास लेनी थी, आप यहाँ आए ना, मैं तो नहीं गया ना आपके पास, तो आप यहाँ आके उस चीज को अटेंड कर सकते हो। ऐसे ही उस नेटवर्क में एंट्री करनी पड़ेगी उसे। तो वो एंट्री करने का तरीका देखता है कि उस राउटर का एक्सेस कैसे लिया जाए, और राउटर का एक्सेस ऑन होता है बाय डिफॉल्ट बहुत सारी जगहों। ठीक है। ये जो एयरटेल जियो इन सब के राउटर होते हैं बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं होते हैं कंपनीज के राउटर के कंपैरिजन में। इन पे इतनी रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी नहीं लगी होती है कि इनका रिमोट एक्सेस नहीं आएगा, आ जाता है। ठीक है। कैसे आता है? अब राउटर भी वो क्लाइंट डिवाइस तो है नहीं, एंड डिवाइस तो है नहीं। आप जब भी किसी रिक्वेस्ट को भेजते हो, या तो सर्वर पे भेजते हो या किसी पीसी पे भेजते हो। भाई मुझे फाइल भेजनी है, या तो सर्वर पे फाइल अपलोड करोगे या किसी दूसरे यूजर को फाइल दोगे। राउटर को भेजते हो क्या फाइल? राउटर को, स्विच को कोई फाइल भेजी जाती है? नहीं भेजी जाती। ठीक है। और एक्सेस हमेशा लोकल नेटवर्क में ही रहता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं राउटर का एक्सेस आपको यहाँ कनेक्ट होने के बाद ही कर सकते हो। मेरी बात समझ गए? ठीक है। ग्लोबल एक्सेस ऑन करने का ऑप्शन उस पर होता है। तो मुझे पता है मेरे पीसी के थ्रू उसका एक्सेस मिल जाएगा। अटैकर क्या करेगा ऐसे सिचुएशन में? पूरे नेटवर्क का एक्सेस देना है, प्रोसीजर क्या रहेगा जानते हो आप सभी तो। हाँ, नेटवर्क तो आप बाहर से हो ना, आप वैन पे हो, लैन पे नहीं हो। लैन पे तो आप नेटवर्क स्कैन करके पहुंच जाओ। लैन पे तो बस यूजर ही तो आइडेंटिफाई करना है कौन है। अगर मैं आपको कहूँ अनिल सर को ढूंढो, तो आप यही ढूंढोगे ना। पता है लक्ष्मी नगर क्लब ब्रांच में अनिल सर है। ठीक है। मैं आपको कोई रैंडम नाम दे दूं और मैं कहूँ मुझे नहीं पता, कहीं भी हो सकता है, कैसे ढूंढोगे फिर? तो मैं आपको एक टूल प्रोवाइड कराऊंगी, यहाँ से इनसे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है। वही अटैकर करता है कि जो कांटेक्ट प्रोसीजर यूज कर रहा होता है, जो भी एप्लीकेशन यूज करता है, उस एप्लीकेशन पे कोई ना कोई आपका लिंक, सस्पिशियस ऐप कुछ ना कुछ फॉरवर्ड करता है। ठीक है। तो वो जो मैलिशियस कोड होता है, अब जो कॉल सेंटर्स वाले होते हैं वो इतना हाईटेक तो होते नहीं कि फायरवॉल और ये सब लगा दे कि भाई प्रिवेंट हो जाए। तो इसलिए वो यूजर को एक टारगेट करता है, यूजर के इंटरफेस का एक्सेस लेता है, यूजर के इंटरफेस के थ्रू राउटर वहां तो पहुंच गया, तब राउटर का एक्सेस मिल ही जाएगा। फिर राउटर का एक्सेस लेता है, राउटर के थ्रू अपना कनेक्शन बिल्ड कर लेता है, और जब राउटर का एक्सेस आ गया, सारे यूजर कनेक्टेड किससे हैं, राउटर से, उस पूरे एनवायरनमेंट का एक्सेस आ गया, फिर वो सीसीटीवी भी एक्सेस कर लेता है और बाकी चीजों भी एक्सेस। समझ गए? तो अगर डायरेक्ट पब्लिक पे होता राउटर, तो उसे उस यूजर को भी एक्सेस करने की जरूरत नहीं थी, फिर वो डायरेक्ट पब्लिक आईपी डालता, उस राउटर का सीएलआई मिल जाता। मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे नेटवर्क में ना एक स्विच लगा हुआ है। ठीक है। स्विच को, जनरली नेटवर्क डिवाइसेस को का सीएलआई एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, सीआरटी आता है उसका यूज करते हैं, तो सीएलआई एक्सेस मिल जाता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 पे क्लिक किया, और टेलनेट रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल है उसका यूज करके मैंने आईपी डाला 192.168.1.10।
मेरे पास एक्सेस आ गया, एक्सेस दिख रहा है आपको? ठीक है, बस जस्ट 1 मिनट। तो देखो यहाँ मेरे पास एक्सेस आ गया इसका, स्विच वन का। इसके थ्रू मैं बहुत सारे रिमोट एक्सेस टूल इनेबल कर दूंगा। मैं यहाँ से कोई पैकेट फॉरवर्ड कर दूंगा जो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा स्विच के थ्रू, और इस स्विच से कनेक्टेड जितने एंड डिवाइसेस है सब पे पहुंच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक ये सेम आईपी का कॉन्सेप्ट आपको इसलिए भी जानना चाहिए, ठीक है, कि नेटवर्क जो है प्राइवेट आईपी पे चल रहा है या पब्लिक आईपी पे चल रहा है। आपको क्या लगता है कि आप प्राइवेट सर्वर्स को जो एक्सेस करते हो वो प्राइवेट आईपी पे ऑपरेट होते हैं या पब्लिक आईपी पे? बताइए, जितने भी सर्वर जो गूगल, इवन जो अभी आपने गूगल डीएनएस की हमने बात करी, ये पब्लिक पे ऑपरेशनल है या प्राइवेट पे ऑपरेशनल है? बताइए। पब्लिक पे है, वो हमारे लिए है सिर्फ, एक्चुअल में वो प्राइवेट आईपी पे ही चल रहा है। पता क्या है, हम ये जानते हैं कि इस इंटरनेट में जो हमारा होम राउटर होगा, होम राउटर को इस पीसी को क्या मिलेगा, एक प्राइवेट आईपी। और जब ये प्राइवेट आईपी के थ्रू यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे मान लेते हैं पब्लिक आईपी हो, है ना? आप जिस सर्वर को एक्सेस कर रहे हो वो सर्वर भी तो अक्सर राउटर से ही कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि राउटिंग का काम तो राउटर ही करेगा, चाहे वो सर्वर का डेटा हो या पीसी का डेटा हो। तो इसको आपने जो एक्सेस किया है, एक्चुअल में यहाँ पे एक आईपी एड्रेस था 8.8.8.8, इसको एक्सेस किया है। इसके पहले भी आपको मैं बता दूं कि एक्चुअल में यहाँ राउटर भी नहीं, यहाँ पे एक फायरवॉल लगा होगा, ठीक है। इस फायरवॉल के बाद यहाँ पे आपका राउटर लगा होगा, इस राउटर के बाद यहाँ पे लगा होगा आपका ये प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। और इस प्रॉक्सी सर्वर से कनेक्टेड होगा एक्चुअल में गूगल का डीएनएस सर्वर, ये 8.8 वाला। वरना अगर इतना आसान होता तो जो यूट्यूब पे आपको वीडियो शो कर रहा है वो बंदा बड़े बड़े डोमेन पे टैग नहीं कर सकता था? उनसे भी तो रैंसम मांग सकता था। कर सकते हैं ना ये, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भाई फिल्टरिंग है, फायरवॉल है, राउटर है, फिर प्रॉक्सी फायरवॉल यूज हो रहा है, प्रॉक्सी सर्वर यूज हो रहे होते हैं। तो एक्चुअल में ये आईपी एड्रेस होता किसका है? प्रॉक्सी सर्वर का होता है। एग्जैक्ट आईपी एड्रेस जो होता है ये 8.8 पे चलता ही नहीं है, इसका वो प्राइवेट आईपी एड्रेस चल रहा होगा, या प्राइवेट मान लो या पब्लिक, जिस पे भी चल रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता होगा, ठीक है। अब रिक्वेस्ट यहीं से फिल्टर होते हुए आ रही है, डॉस डी डॉस सस्पिशियस एक्टिविटी जो भी होगी यहाँ से पास हुआ तो ठीक है, जहां तक जहाँ पे ब्रेक कर लिया पकड़ लिया तो ठीक है, वरना फिर राउटर पे जाएगा, राउटर राउटिंग करेगा, इसको प्रॉक्सी फायरवॉल पे भेज देगा। प्रॉक्सी सर्वर देखेगा कि ये पैकेट रियल कनेक्शन के लिए है, या इससे फ्यूचर में कोई ऐसा टारगेट तो नहीं किया गया था, पहले टैगिंग तो नहीं की गई थी डॉस डी डॉस की, ठीक है। आईपी बैन भी तो होती है, सुनते हो ना, आईपी बैन किया जाता है नेटवर्क में। तो हर की जगह पे के लिए हर आईपी बैन नहीं होती, किसी किसी डोमेन के लिए कोई कोई सी आईपी बैन होती है, ठीक है। तो एक आईपी का भी स्कोर होता है, पब्लिक आईपी के स्कोर होते हैं, आप नेटवर्क पे सर्च करोगे पता लग जाएगा। तो कुछ ऐसी आईपीज होती है जिनसे हमेशा अटैकिंग पैकेट्स ही आते हैं, सस्पिशियस पैकेट्स ही आते हैं। तो डोमेन्स क्या करते हैं, ऐसी आईपीज को ही बैन कर देते हैं। कुछ जगहों पे बैन होते हैं, कुछ जगहों पे पता नहीं चलता तो वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट चेक करेगा, फिर देखेगा रिक्वेस्ट किस तरह की है, फिर होम पेज रिक्वेस्ट कर रहा है, एचटीएमएल रिक्वेस्ट कर रहा है, या एडमिन एक्सेस रिक्वेस्ट कर रहा है। एडमिन एक्सेस होगी यही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और नहीं होगा तो फिर यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, यूजर आईडी पासवर्ड वेरीफाई होगा, वो मिल गया तो ठीक है। तब लास्ट में जाके एक्चुअल में इस सर्वर पे जाने का मौका मिलेगा उसे। आपकी जो जितनी भी रिक्वेस्ट होती है इतनी फिल्टरिंग के बाद पहुंचता है, तब जाके डीएनएस आपको एक पब्लिक आईपी देता है, मतलब उस किसी वेबसाइट की पब्लिक आईपी प्रोवाइड, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगा वो, बाकी बैकएंड प्रोसेस थोड़ी ना समझाएगा कोई आपको। वो सिर्फ आपको उतना समझा रहा है कि जो ज्यादातर पब्लिक आपसे समझ सकती है, उसे मतलब भी सिर्फ मोस्ट ऑफ द यूजर्स के समझने से, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स समझ जाए। तो भाई यूट्यूब पे दिखा रहा हूँ, समझाने के लिए दिखा रहा है कि देखो हमने ये किया, ऐसे किया, फ्रॉड को रोका। वो कोई वो तो ना बता रहा है कि हाँ भाई मैंने एग्जैक्टली ऐसे किया, इसलिए तो आप यहाँ पढ़ने आए हैं।
कि बैक एंड डिटेल नहीं पता होता। ठीक है, रही बात बाकी डिटेल्स की, तो ये और ज्यादा डीपली आप सीएच में पढ़ोगे। बट अभी मैं अब आपसे ये कह सकता हूँ कि आपको सीएच में पता रहेगा कि किस सर से पूछना क्या है। ठीक है, और कहाँ पे आप क्या पूछोगे। तो इन सब चीजों से बस एक मैप रोड में बनना है आपके माइंड में कि हाँ ये चीजें ऐसे ऐसे चल रही हैं। हाँ बोलो। हाँ देखो, किसी भी डिवाइस पे ना आईपी एड्रेस देने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक में ऑटोमेटिकली मिल जाएगी आईपी एड्रेस, है ना। स्टैटिक में मैनुअली असाइन करनी पड़ेगी हमें, ऐसा ही है। स्टैटिक कर दी तो फिक्स हो जाती है, डायनेमिक कर दी तो क्या होता है कि पब्लिक आईपी भी चेंज होता रहेगा। जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस इंटरनेट पे ये यहाँ पे ग्लोबल आईएसपी, यहाँ पे होम राउटर है और यहाँ पे आपका स्विच है। इस पे बहुत सारे पीसीज कनेक्टेड है। ये पीसी जब भी एक्सेस कर रहा है तो यहाँ पे जो पब्लिक आईपी है ना, इट मे बी कि उसने पूरी रेंज रख रखी हो पब्लिक आईपी की। पब्लिक आईपी की कौन सी रेंज, उसने ऐसे समझ लो कि ये रख रखा है 74.90.10.1 से लेकर के 74.90.10.15 तक है। ठीक है, मतलब टोटल मान लो कि 14 आईपीज हैं यूज करने के लिए। तो कह रहे हैं भाई 4 घंटे तक तो पहली चलेगी, दूसरे 4 घंटे में तीसरी चलेगी, फिर 4 घंटे में तीसरी चलेगी। वो सेट कर सकता है उस पर। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप एयरटेल और जियो के नेटवर्क पे हो तो वो अक्सर डायनेमिक पे चलाते हैं। या फिर आप आए ना, कोई वेंडर जो टेक्निकल पर्सन हो एयरटेल जियो से, उनसे पूछ के भी देखना कि हमारी जो इस पे पब्लिक आईपी रहेगी वो स्टैटिक पे है या डायनेमिक पे है। स्टैटिक मतलब वो फिक्स रहेगी। ठीक है, और डायनेमिक मतलब है कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगी। अब ये मैं फिक्स नहीं कर सकता कि वो 4 घंटे में चेंज होगी, 4 दिन में चेंज होगी, 4 हफ्तों में, कभी भी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आईपी का कॉन्सेप्ट। सबनेटिंग तो फिर रह गई आपकी। सबनेटिंग को हम फिर कल ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक ज्यादा बड़ा है। अच्छा, ये नेट प्रोसीजर समझ में आ गया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। नेट का ही अपग्रेडेड वर्जन क्या है, राइट। नेट में सिर्फ क्या चेंज होगा, नेट में सिर्फ आईपी से, नेट क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है किसके बीच में, आईपी से आईपी के बीच में। अब कई बार क्या है ना, आप गलती से क्या करते हो, ये डेफिनेशन देते हो नेट यूज होता है प्राइवेट आईपी टू पब्लिक आईपी कन्वर्ट करने के लिए। नहीं, ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात, ये जरूरी नहीं है। मैं प्राइवेट से प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं पब्लिक से पब्लिक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, पब्लिक से प्राइवेट में और प्राइवेट से पब्लिक में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। चारों चीजें पॉसिबल है। गॉट इट, समझ गए। तो मैंने क्या बोला कि जो सर्वर चल रहा होगा मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो प्राइवेट पे चल रहा हो या पब्लिक पे चल रहा हो, क्योंकि वो तो ट्रांसलेट होके मुझे दिख रहा है और मुझे ट्रांसलेटेड आईपी दिख रही है सिर्फ। ठीक है, मुझे क्या, सभी को वही दिख रही है। ठीक है, तो जो जैसे करना होता होगा वो खुद करते होंगे। तो अगर उन्हें मैनेजमेंट रखना होगा तो वो पब्लिक आईपी पे रखेंगे ताकि ग्लोबल एक्सेस पे उसको एक्सेस किया जा सके। और वो कॉन्सेप्ट आप नहीं समझे, वो तिरपले सब आ जाएगा। जब नेटवर्किंग खत्म होने की कगार पे होगी तब मैं आपको वो समझा सकता हूँ। तब तक मैं आपको राउटिंग और स्विचिंग समझ में आ चुकी है। ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना कि भाई आईपी की सीरीज, आईपी का कॉन्सेप्ट आपको हमेशा समझ में रहना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि याद रहना चाहिए, याद तो कभी किसी को रहेगा ही। मुझे पता है बात बेटर है, न रहने देते हैं। तो ये आपका टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। कल की क्लास में जो आप पढ़ने वाले हो वीएलएसएम, पहले पढ़ोगे एफएलएसएम और वीएलएसएम, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क और वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ये आईपी वर्जन 4 का सबनेटिंग का टॉपिक है। अगेन बताने का रीजन यही है कि रिवाइज करके आओगे। ठीक है।